है। आगे हम लोग करेंगे रिवर्सिबल इंजरी। अब हम सेल इंजरी पे आ गए तो रिवर्सिबल पहले पढ़ लेते हैं। रिवर्सिबल इंजरी जो है ना हमारे पास इसमें वो होता है कि सेल जो है दोबारा नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होने की इसमें एबिलिटी होती है। ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो है ना दो तरह की चेंजेस होती हैं, सेलुलर स्वेलिंग और फैटी चेंजेस। ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग क्या होती है इसकी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग में अगर ग्रॉसली देखे जाए तो क्या होता है कि पैलर हो जाता है, इंक्रीज अगर वेट ऑफ ऑर्गन बढ़ जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी क्या कहते हैं उसमें हम देखेंगे तो हमें स्मॉल वैक्यूल्स नजर आएंगी सेल में। ठीक है, इस जो वैक्यूलर चेंजेस है ना उनको हम कहते हैं हाइड्रोपिक चेंज या फिर वैक्यूलर डिजनरेशन। ठीक है, और इसमें होगा कि सेल में यूजिनोफिलिक स्टेनिंग ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये वैक्यूल्स की वजह से। ठीक है, और जो अंदर मतलब अगर हम स्पेसिफिकली चेंजेस देखें तो वो क्या क्या होती हैं। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसमें ब्लैबिंग हो जाएगी, ब्लंट हो जाएगी, अनक्लियर हो जाएगी और माइक्रोविलाई लॉस हो जाएंगी। उसके बाद राइट माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग हो जाएगी और स्मॉल मोर्फस डेंसिटीज नजर आएंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी क्या कहते हैं उसमें भी स्वेलिंग होगी और माइलिन फिगर्स नजर आएंगे। ठीक है, माइलिन फिगर्स कैसे बनती हैं कि जो मेम्ब्रेन्स होती है ना साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की, वो जब डिजनरेट हो जाती है ना तो उनसे माइलिन फिगर्स बनते हैं। और न्यूक्लियस में क्या हुआ कि डिसएग्रीगेशन हो जाएगी ग्रैन्युलर और फिब्रिलर एलिमेंट्स की। यहाँ देखिए इसमें हमने दिखा हुआ कि ये नॉर्मल सेल है, रिवर्सिबल इंजरी हुई है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनक्लियर हो गया, इसमें ब्लैबिंग हो गई है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें स्वेलिंग हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग हो गई, माइलिन फिगर्स नजर आ रहे हैं और न्यूक्लियर कंपोनेंट्स की जो ग्रैन्युलर फिब्रिलर कंपोनेंट है उनकी डिसरेगुलेशन हो जाएगी, डिसइंटीग्रेशन। अब हम चलेंगे नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस में। क्या ये अब उसका डिफरेंस पढ़ेंगे नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस का। सबसे पहले सेल साइज देख लेते हैं कि नेक्रोसिस में सेल साइज इनलार्ज होगा क्योंकि इसमें वही होना जो रिवर्सिबल इंजरी हो है। क्योंकि सेल इंजरी जब भी होगी ना तो उसमें सबसे पहला चेंज जो आएगा ना वो रिवर्सिबल वाला यानी वो वही होगा सेलुलर स्वेलिंग वाला। फिर अगर वो रिकवर नहीं होता फिर वो इरिवर्सिबल में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ हम देखें तो सेल साइज पर लिखेंगे नेक्रोसिस में इनलार्ज होगा क्योंकि इसमें स्वेलिंग हो रही है। अपोप्टोसिस में सेल का साइज श्रिंक हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस बाहर से अंदर आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो नेक्रोसिस में डिस्टर्ब हो जाती है लेकिन अपोप्टोसिस में वो इंटैक्ट रहती है। ठीक है, और सेलुलर कंटेंट जो है उनकी इंजाइमेटिक डाइजेशन होती है वो लीक आउट कर जाते हैं सेल से, लेकिन जो अपोप्टोसिस है ना उसमें वो इंटैक्ट रहते हैं और जो अपोप्टोटिक बॉडीज बनती है ना उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस जो है नेक्रोसिस उसमें पिक्नोसिस होती है, कैरियोडेक्सिस और कैरियोलाइसिस होती है, और अपोप्टोसिस में जो होता है न्यूक्लियस सिर्फ श्रिंक कर जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है फिर उसकी। और नेक्रोसिस में एडजेसेंट इन्फ्लेमेशन होती है, दूसरे सेल्स को भी इफेक्ट करता है, लेकिन अपोप्टोसिस में ऐसा नहीं होता। नेक्रोसिस जो है हमेशा जो है वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ही होती है और अपोप्टोसिस जो है वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल में भी हो सकती है, स्पेशली जब डीएनए डैमेज होता है। पहले हम नेक्रोसिस पढ़ेंगे बाद में अपोप्टोसिस में जाएंगे। ठीक है, नेक्रोसिस इसकी डेफिनेशन पहले कर लें। नेक्रोसिस इज द सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट follows cell death in living tissue largely caused by progressive डिजनरेटिव एक्शन ऑफ इंजाइम्स और लीडली इंजर्ड सेल। ठीक है, जो सेल इंजर हो चुका है उस पर इंजाइम्स का एक्शन होगा जिससे सेल डेथ होगी और ये जो सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट है इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। अच्छा, अब नेक्रोसिस में मॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब एक नेक्रोटिक सेल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। ठीक है, नेक्रोटिक सेल जो होता है ना उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इंक्रीज यूजिनोफिलिया हो जाता है, उसकी ग्लासी होमोजेनस अपीयरेंस हो जाती है, माइलिन फिगर्स नजर आते हैं और साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स होते हैं जो कि अपीयर मोथ हीटन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा फैटी एसिड्स जो है ना वो डिग्रेड हो जाता है क्योंकि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो दूसरी मेम्ब्रेन्स है ना उनसे जो फॉस्फोलिपिड्स वगैरह निकलते हैं ना वो लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैल्शियम के साथ उनकी कैल्सिफिकेशन होती है और वो कैल्शियम सॉल्व्स बना देते हैं। तो एंड पे जो होता है ना मतलब नेक्रोसिस में होता है कि कैल्सिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखिए ये सारे फीचर्स जो है ना ये याद रखना है कि इसमें क्या होती है डिसकंटिन्यूटी प्लाज्मा और ग्रैन मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की डायलेशन, अपीयरेंस ऑफ माइलिन फिगर्स, अपीयरेंस ऑफ लार्ज अमोर्फस डेंसिटीज
और फिर जो डेब्रिस है और प्रोटीन की जो हमारे पास डीनेचर्ड प्रोटीन है और जो लिपिड्स है ना जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आ रहे हैं उनका डेब्रिस होगा, वो फ्लफी मटेरियल बना देंगे। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर चेंजेस हमने वो पहले भी पढ़ा था, 3 होती हैं, पिकनोसिस, कैरियोलाइसिस और कैरियोलैक्सिस। ठीक है। कैरियोलाइसिस क्या होता है कि इसमें इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, इओजिनोफिलिया और बेजोफिलिया जो है बिल्कुल फेड हो गया। ठीक है। दूसरी चेंज है पिकनोसिस, जिसमें जो है सेल श्रिंक न्यूक्लियस की श्रिंकेज हो जाएगी, ये पोप्टोसिस में भी होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बेजोफिलिक एक ही स्मॉल सा बेजोफिलिक मैस नजर आएगा माइक्रोस्कोपिकली। और कैरियर एक्सिस में क्या होता है कि ये जो पिग्नोटिक न्यूक्लियस होता है ना उसकी सेगमेंटेशन हो जाती है और इवेंचुअली 1 से 2 दिन में नेक्रोसिस के बाद जो है ना न्यूक्लियस बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। ठीक है। अभी हमें पैटर्न्स ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस, अब वो हमने सेल में तो देख ली कि कैसे नेक्रोसिस होती है। टिश्यूज में जो नेक्रोसिस होती है ना उसके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं और वो जो है ना कॉज के साथ डिफरेंट होते हैं। तो जब हम पैटर्न देख रहे हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसकी अंडरलाइन कॉज कौन सी हो सकती है। ठीक है। तो फिर ये जो पैटर्न्स हैं ये काफी अरसा तक रहते हैं, लेकिन आखिरकार क्या होता है कि जो नेक्रोटिक सेल्स होते हैं ना या टिश्यू या ऑर्गन वो मतलब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो मतलब कम्प्लीटली फैगोसाइटोज और वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो जो इंजर्ड सेल्स हैं वो रिटेन करते हैं, तो इस केस में वो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन कॉज कर देते हैं। ठीक है। वो कैल्शियम साल के साथ डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके जो रेजिड्यूज होते हैं और वो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन कॉज करते हैं। ठीक है। अब हम मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स देख लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हमारे पास होती है किस वजह से, इस्कीमिया की वजह से। बाकी सारे टिश्यू में इस्कीमिया की वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या ब्रेन में ऐसा नहीं होता। ठीक है। और जो लोकलाइज एरिया था जहाँ पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही है उसको हम कहते हैं इन्फार्क्ट। अब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की मॉर्फोलॉजी क्या कि उसमें जो है ना जो सेल है ना डेड टिश्यू है वो प्रिजर्व रहता है, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन की डीनेचुरेशन हो रही है ना उसके साथ साथ इंजाइम्स की भी डीनेचुरेशन हो जाती है। तो इंजाइम्स जो है उसको डिग्रेड नहीं करते हैं। ठीक है। तो उसकी प्रोटीलाइसिस भी नहीं होती है, तो वो ऐसे ही प्रिजर्व रहता है डेज तक। ठीक है। जब तक जो है ना हमारे पास ल्यूकोसाइट नहीं आते हैं और उसको फैगोसाइटोज नहीं कर देते। ठीक है। दूसरा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हमारे पास होती है जब एक तो हमारे पास होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जब उसमें इस्कीमिया होता है, हाइपोक्सिक इंजरी होती है उसमें। ठीक है। और उसके अलावा ये मोस्ट मेनली होता है इन्फेक्शन के केस में, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के केस में। ठीक है। और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि उसमें डाइजेशन नहीं हो रही थी, इसमें डाइजेशन होती है डेड सेल्स की। ठीक है। और क्योंकि जो इन्फेक्शियस माइक्रोब्स आते हैं वो ल्यूकोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं, तो इसमें जो है डेड सेल की डाइजेशन होती है और जो नेक्रोटिक मटेरियल है ना वो क्रीमी येलो होता है जिसको हम पस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो है हमारे पास इसको हम कहते हैं कि इसमें मेनली नेक्रोसिस होती है, साथ में पुट्रीफेक्शन होती है। ठीक है। ये जो है ना हम इस टर्म को ना क्लिनिकली यूज़ करते हैं गैंग्रीन को। इसमें हम दिखाते हैं कि अगर कोई इस्कीमिक डेथ हो जाती है ना कंप्लीट लिम्ब की, जैसे कि एक लोअर लेग की, तो उसमें कंप्लीट लेग में नेक्रोसिस होगी तो हम उसको गैंग्रीन कहते हैं। ठीक है। इसमें वैसे इसमें होती है हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शंस भी हो जाए ना, इन्फेक्शंस भी हो जाए तो फिर वो वेट नेक्रोसिस होती है, यानी कि इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी हो जाती है। ठीक है। तो इसकी मतलब 2 टाइप्स हैं, ड्राई नेक्रोसिस जिसमें हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही है और दूसरी वेट गैंग्रीन जिसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो रही है। आगे हमारे पास केजियस नेक्रोसिस। ये हमारे पास ट्यूबरक्यूलस इन्फेक्शन के केस में होती है और इसमें चीज़ी मैस बन जाता है, वाइट अपीयरेंस होती है, बाहर इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर होता है और अंदर स्ट्रक्चरल कलेक्शन होती है फ्रेगमेंटेड और लाइट सेल्स की। ठीक है। इसको चीज़ लाइक अपीयरेंस कहते हैं। फैट नेक्रोसिस जो है उसमें ये होता है कि जहाँ पे फैट मोलेक्यूल्स एक्यूमुलेट कर जाते हैं, ठीक है, उसमें वही होता है कि बाहर इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर होता है, अंदर हमें फैट सेल्स नज़र आ रहे होते हैं, नेक्रोटिक फैट सेल नज़र आते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट नज़र आ रहे होते हैं। इसमें वो होते हैं कैल्शियम की स्पोनिस के वो
फैट सेल्स की स्पोनिफिकेशन हो जाती है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, आगे है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ये हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स की जब जहाँ पे एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ना, वहाँ पे होती है हमारे पास फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ठीक है, और इसीलिए जो है ना फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ में ना ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जैसे इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड वेस्कुलाइटिस सिंड्रोम्स। ठीक है, आगे हम चलेंगे। अच्छा, हम लोगों ने देख लिया सेल नेक्रोसिस, देख लिया कि इसका पैटर्न क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है। अब अंडरलाइंग मैकेनिज्म उसका अगर देखना चाहे ना, या बाय जो कि सेल इंजरी का या नेक्रोसिस का, तो उसमें 4 तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, एंट्री ऑफ एक्सेस कैल्शियम इन द सेल, मेम्ब्रेन डैमेज या प्रोटीन सोल्डेड। जिन सेल्स में ये होगा उनकी नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज से क्या होता है कि एटीपी कम हो जाता है, जिससे आगे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो हम आगे देखेंगे। या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन जाती हैं जो डिस्ट्रॉय करती हैं सेल को। ये सब चीज़ें वो हैं जो कि सेल इंजरी कॉज करती हैं। तो क्या दूसरा, एंट्री ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की एंट्री जब होती है ना सेल में, वो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया परमेबिलिटी बढ़ा देती है। माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी बढ़ाएंगे, फिर वो एटीपी कम हो जाएगा और बहुत सारे मसले दोबारा होंगे। ठीक है, और दूसरा जो है ना एक्टिवेट कर देती है सेलुलर इंजाइम्स को। वो इंजाइम्स जो है सेल के अपने कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करने लग पड़ते हैं, जिससे सेल इंजरी हो जाती है, जिससे मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो लॉस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट हो जाएगी। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो वो इंजाइमेटिक क्लीवेज करेगा सेलुलर कंपोनेंट्स की और सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। और ये हमारे पास है प्रोटीन मिसफोल्डिंग या डीएनए डैमेज। इसमें जो है ना प्रोपोप्टोटिक फैक्टर्स बनेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एटीपी की डिप्लीशन से क्या होता है। ठीक है, इस्कीमिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डैमेज हो गया है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो गया, एटीपी कम हो गया। अब एटीपी के कम होने से 3 चीज़ें होंगी। ठीक है, एक तो जो मेम्ब्रेन है उस पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है, वो नहीं होगा, तो जिसकी वजह से सोडियम जो है वो ज़्यादा अंदर आएगी, सोडियम के साथ वाटर अंदर आएगा, कैल्शियम अंदर आएगा, वाटर से सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाएगी, मेम्ब्रेन की माइक्रोविलाई लॉस्ट हो जाएंगी, ब्लब्स बन जाएंगी। दूसरा, राइबोसोम्स की डिटैचमेंट हो जाएगी और नई प्रोटीन्स नहीं बनेगी, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें एटीपी की ज़रूरत है। ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी, जिससे ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बनेगी बल्कि लैक्टोज बनेगा, पीएच कम हो जाएगी, पीएच कम होने से जो है ना क्रोमैटिन मटेरियल की जो है ना क्लम्पिंग हो जाएगी हमारे पास। तीसरी है हमारे पास, अच्छा अब इधर हम लोगों ने बताया हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल अपोप्टोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस में क्या होता है। नेक्रोसिस में तो हमने वही देख लिया कि ऑक्सीजन सप्लाई, टॉक्सिन और रेडिएशन की वजह से होती है नेक्रोसिस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की डैमेज होगी, एटीपी कम होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज़्यादा होगी, जिससे मल्टीपल एबनॉर्मैलिटीज होंगी, जिससे नेक्रोसिस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अपोप्टोसिस में क्या होता है कि जब प्रोपोप्टोटिक प्रोटीन ज़्यादा हो जाते हैं, एंटी प्रोपोप्टोटिक प्रोटीन कम हो जाते हैं ना, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे जो प्रोटीन्स निकलती हैं, ये प्रोटीन्स जो होती हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं अपोप्टोसिस में। वो हम आगे जाके अपोप्टोसिस के मैकेनिज्म में देख लेंगे। इसमें कैस्पेजेस होते हैं, साइटोक्रोम सी वगैरह होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने देख लिया कि एटीपी क्या क्या कि वैसे एटीपी के कम होने से क्या होता है। अगर सेल में कैल्शियम ज़्यादा हो जाती है ना, तो क्या होता है, इंक्रीज कैल्शियम से क्या होता है, हमने 2 चीज़ें देखी थी। एक तो उससे माइटोकॉम की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, एटीपी कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेलुलर इंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। इंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटीएजेस को एक्टिवेट करेंगी, जिससे मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स की डिसरप्शन होगी, मेम्ब्रेन डैमेज होगी। फॉस्फोलाइपेज को करेंगी तो फॉस्फोलिपिड को डैमेज करेंगे, मेम्ब्रेन डैमेज होगी। एंडोन्यूक्लियस डीएनए डैमेज और एटीपेज फिर एटीपी को कम कर देंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है, अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती कैसे हैं, अगर हम ऐसे अगर देख लें तो, मतलब वैसे उन्होंने 4 बताए हुए हैं, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो वो बनती कैसे हैं। या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं ना, तो उनमें जब डिस्टर्बेंस हो जाती है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन जाती हैं। या फिर रेडिएशंस वगैरह से जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना देती हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, वो डोनेट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स और वाटर को या इस तरह के मोलेक्यूल्स को, और उनको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में कन्वर्ट कर देती हैं।
और इसके अलावा जो है ना हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना वो एंडोथीलियल से मैक्रोफेजी सेल से बहुत सारे सेल से बनते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना खुद भी रेडियो ऑक्सीजन स्पीशीज के तौर पे एक्ट करता है और उसके अलावा सुपर ऑक्साइड के साथ मिलके ना हमारे पास परऑक्सीनाइट्राइड भी बना देता है, ठीक है, वो भी एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है। और रिमूवल कैसे करते हैं फ्री रेडिकल्स का? एक तो हम एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ई है, विटामिन ए है, एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूटाथायोन वगैरह। दूसरा हमारे पास होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना अगर वो बाइंड रहते हैं ना प्रोटीन्स के साथ, स्टोरेज प्रोटीन्स के साथ, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के साथ, तो वो जो है इनकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। और उसके अलावा इंजाइम्स होते हैं जो कि डिग्रेड करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को नॉन टॉक्सिक मोलेक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कि यहाँ पे हमें 4 तरह के फ्री रेडिकल्स बताए हुए हैं, ये टेबल करना है, ठीक है। वो ये सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड बनता कैसे? हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जब इनकम्प्लीट रिडक्शन होती है उससे, या फेगोसाइट ऑक्सीडेज से ल्यूकोसाइट में, मैकेनिज्म इनएक्टिवेशन इसमें सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज इनएक्टिवेट कर देता है। और पैथोलॉजिकल इफेक्ट ये होते हैं कि ये डीएनए प्रोटीन लिपिड्स डैमेज करता है और इसके अलावा जो है फेगोसाइट ऑक्सीडेज में ये जो है डिग्रेडेटिव एंजाइम बनाता है जो दूसरे सेल्स की जो है एनालिसिस वगैरह करते हैं। फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये जैसे सुपर ऑक्साइड से बन रहा था और ऑक्सीडेसिस इन प्रोक्सिसोम से बनता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करती हैं। हमारे पास 2 एंजाइम्स होते हैं, कैटालेज और ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है कि ये हाइड्रोक्सल रेडिकल और हाइपोक्लोराइड बना देता है जो माइक्रोब्स और सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सी रेडिकल है हमारे पास, ये हमारे पास बनता है वाटर की हाइड्रोलिसिस जब रेडिएशन से, फैंटम रिएक्शन से हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से बनता है, सुपर ऑक्साइड से भी बन सकता है। तो इसको भी ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज न्यूट्रलाइज करता है। और ये हाइड्रोक्सी रेडिकल जो है ना मोस्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन डिप्राइव फ्री रेडिकल है, ठीक है। ये लिपिड प्रोटीन डीएनए को डैमेज करता है। परऑक्सीनाइट्राइड जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड से बनता है और परऑक्सीडिडॉक्सिन्स जो है इसको न्यूट्रलाइज करती हैं और ये लिपिड प्रोटीन डीएनए को डैमेज करते हैं। ओके, आगे डीएनए डैमेज के मैकेनिज्म्स बताए हैं कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो साइटोसोलिक कैल्शियम से वही फॉस्फोलाइपेज और प्रोटीएज दोनों को एक्टिवेट करेगा जिससे डीएनए डैमेज होगा। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस नहीं होगी, फिर डीएनए डैमेज होगा। या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो लिपिड पर ऑक्सीडेशन करते हैं जिससे डीएनए डैमेज होता है। अच्छा, आगे हमारे पास है, ये हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं नेक्रोसिस और सेल इंजरी की। इस्कीमिक हाइपोक्सिक इंजरी, इसमें ये होगा कि हाइपोक्सिया होगा जिससे ब्लड सप्लाई नहीं होगी और सेल की इंजरी हो जाएगी। और ये एक है हमारे पास इस्कीमिया रिपर्फ्यूजन इंजरी। अच्छा, ये क्या होता है? इस्कीमिया रिपर्फ्यूजन इंजरी हमारे पास होता है कि जब एक इस्कीमिक सेल है उसमें काफ़ी सारी नेक्रोसिस हुई है, उसके बाद उसकी जो रिपर्फ्यूजन हो गया दोबारा से उसकी जो है ना ब्लड फ्लो जो है दोबारा से रिस्टोर हो रही है, तो उसमें जो है ना उसको बेहतर होने की बजाय ना ऐसा होता है कि और ज़्यादा सेल इंजरी हो जाती है। वो उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं कि जब क्योंकि सेल ने रिस्टोर होना है तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ऑक्सीडेशन डिटेक्शन रिएक्शंस होंगे, तो उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम से कैल्शियम ओवरलोड हो सकता है, उससे वही सारे होंगे। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आएंगे, मोलेक्यूल्स वगैरह आएंगे, ठीक है, उसकी एक्टिवेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसकी वजह से जो रिपरफ्यूज हो रहा है ना सेल या टिश्यू उसमें इंजरी हो जाती है दोबारा से। ओके, हम लोगों ने अडाप्टेशंस पढ़ लिए हैं, नेक्रोसिस पढ़ ली है, अब हम अपोप्टोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। अपोप्टोसिस इसकी डेफिनेशन है, इज ए पाथवे ऑफ सेल डेथ इंड्यूस्ड बाय tightly regulated suicide program in which cell destined to die activate intrinsic proteins enzymes that degrade cell own nuclear DNA nuclear and cytoplasmic protein, ठीक है। यानी कि सुसाइडल प्रोग्राम है, इसको प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें और ये लिखा हुआ है कि इसमें वही है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहती है और ये जो है दूसरे मतलब इन्फ्लेमेशन ही कॉज करते हैं नेबरिंग सेल्स में, ठीक है, उनको अफेक्ट नहीं करते हैं। कॉजेज हैं अपोप्टोसिस की,
इसमें फिजियोलॉजिकल केसेस में भी होती है और पैथोलॉजिकल केसेस में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल केसेस में क्या होते हैं हमारे पास, इसकी एग्जांपल्स है, इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस में होता है कि बहुत सारे डेवलपमेंट में ऑर्गेनोजेनेसिस के दरमियान में बहुत सारी अपोप्टोसिस होती है जिससे ऑर्गन जो है वो अपनी शेप डेवलप